डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजनीति विज्ञान में पढ़ेंगे शीत युद्ध के दायरे। जैसा कि आप जानते हैं, शीत युद्ध वह स्थिति होती है जिसमें विभिन्न देशों के मध्य तनाव व छोटी छोटी झड़पें होती हैं, परंतु वास्तविक युद्ध नहीं होता। जब हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो इसका अर्थ उसके विस्तृत क्षेत्र से होता है। शीत युद्ध के दौरान अनेक कठिनाइयां सामने आई। क्यूबा का मिसाइल संकट भी इसी दायरे में आता है। शीत युद्ध के दौरान कुछ लड़ाइयां तो हुई, परंतु उसने तृतीय विश्व युद्ध का रूप नहीं लिया। दोनों महाशक्तियां कोरिया 1950 से 53, बर्लिन 1958 से 62, कांगो और कई जगहों पर आमने सामने भिड़ चुकी थी। दोनों में से कोई भी हार मानने या पीछे हटने को तैयार नहीं था। शीत युद्ध के दायरों में वे देश आते हैं जो उनके गुटों में शामिल थे और उन पर संकट आने पर युद्ध का वातावरण तैयार हो जाता था। कई बार इनके समर्थक देशों के मध्य युद्ध हुए, परंतु ये परमाणु बमों के प्रयोग से बचे रहे। दोनों महाशक्तियों के बीच बातचीत भी नहीं हो सकी। कई बार इनके समर्थक देशों ने शीत युद्ध की स्थिति को विशाल रूप लेने से बचाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नव स्वतंत्र देशों में से कुछ इन महाशक्तियों में विभाजित हो गए और अन्यों ने दोनों महाशक्तियों से खुद को अलग रखा, जिन्हें गुट निरपेक्ष देश कहते हैं। भारत भी गुट निरपेक्ष देशों का एक सदस्य राष्ट्र है, जिसके नेता जवाहरलाल नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इससे दोनों महाशक्तियों को समझ आ गया था कि युद्ध को हर हाल में टालना चाहिए। इसके उपरांत भी दोनों महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा खत्म नहीं हुई। दोनों एक दूसरे को शक की दृष्टि से देखने लगे और हथियार जमा करते रहे, ये सोचकर कि कोई एक अगर हमला करेगा तो दूसरा भी उससे लड़ने के लिए तैयार रहेगा। दोनों को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि किसके पास कितने हथियार हैं, परंतु एक दूसरे से अधिक हथियार बनाने के चक्कर में अधिकतर संसाधनों का प्रयोग इन्होंने इन्हीं में कर दिया। इस बात में डर सिर्फ इतना था कि कहीं गलती से किसी ने परमाणु हथियार चला दिया तो क्या होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका और सोवियत संघ ने हथियारों को सीमित करने का फैसला लिया, ताकि हथियारों की होड़ कम हो जाए और युद्ध को स्थायी रूप से टाला जा सके। इसके चलते दोनों महाशक्तियों ने 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नंबर 1, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। नंबर 2, परमाणु अप्रसार संधि। और नंबर 3, परमाणु हथियार परिसीमन संधि। आइए अब हम पढ़ते हैं दो ध्रुवीयता को चुनौती, यानी गुट निरपेक्षता। शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 विरोधी गुटों में बटा हुआ था। तब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों ने तीसरा विकल्प यानी कि गुट निरपेक्षता को अपनाया, अर्थात इन्होंने दोनों महाशक्तियों से अलग रहने का निर्णय किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन को चलाने में युगोस्लाविया के
जोसेफ ब्राज टीटो, जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने की थी। आरंभ में इंडोनेशिया के सुकार्नो और घाना के वामे एनक्रूमा ने इसका समर्थन किया। ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ और इस सम्मेलन में मुख्यतः 3 बातें तय की गई। नंबर 1, इनके सदस्य देशों के बीच सहयोग। नंबर 2, शीत युद्ध के प्रसार को रोकना। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवस्वतंत्र देशों को गुटनिरपेक्ष देशों में शामिल करना। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए, जिनकी सदस्य संख्या समय समय के साथ बढ़ती गई और 2006 में 116 सदस्य हो गए। जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे इसके सदस्यों की संख्या भी बढ़ती गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाशक्तियों के प्रभाव से खुद को अलग रखने की इस नीति को ही गुटनिरपेक्षता कहते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ये देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग या तटस्थ हैं। तटस्थता का पर्याय पृथकतावाद है। गुटनिरपेक्ष देशों ने शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई। कुछ लोग गुटनिरपेक्षता को तटस्थता मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। तटस्थता का अर्थ खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व से अलग रखना है। ऐसे देश ना तो किसी युद्ध को रोकने में मदद करते हैं और ना ही सही गलत के बारे में अपने विचार रखते हैं, जबकि गुटनिरपेक्ष देश युद्ध को टालने की कोशिश अंत तक करते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। शीत युद्ध के दौरान जितने भी नव स्वतंत्र देशों का उदय हुआ, उनमें से अधिकांश देशों को अल्पविकसित देश का दर्जा मिला। ये देश आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। इनकी मुख्य चुनौती अपने विकास के साथ साथ गरीबी से उबरने की भी थी। राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने के बाद इनका लक्ष्य आर्थिक विकास करना था। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन देशों ने राजनीतिक आज़ादी तो हासिल कर ली, परंतु आर्थिक रूप से अभी आज़ाद नहीं हुए हैं। गुटनिरपेक्ष देशों को धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। गुटनिरपेक्ष देशों ने मिलकर नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विकास किया। संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन में टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। इस रिपोर्ट के प्रमुख अंश इस प्रकार हैं। नंबर 1, अल्पविकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते थे। नंबर 2, अल्पविकसित देश भी अपना सामान पश्चिमी देशों के बाज़ारों में बेच सकेंगे, जिससे उन्हें फ़ायदा होगा। नंबर 3, पश्चिमी देशों से मंगाई गई प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। नंबर 4, इससे अल्पविकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भूमिका बढ़ेगी। गुटनिरपेक्ष देशों के पहले सम्मेलन में आर्थिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, परंतु बाद में
गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए, परंतु विकसित देशों द्वारा इनका विरोध किया जाने लगा। आइए अब हम इस अध्याय का लास्ट टॉपिक भारत और शीत युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। शीत युद्ध के दौर में गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए भारत ने खुद को दोनों महाशक्तियों से अलग रखा और अन्य नव स्वतंत्र देशों को भी महाशक्तियों के खेमों में जाने से रोका। नेहरू ने गुटनिरपेक्ष देशों को समझाया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन नहीं है, बल्कि हथियारों की होड़ में शामिल शक्तियों से खुद को दूर रखना है। भारत ने दोनों गुटों के बीच के मतभेदों को कम करने की कोशिश की और इस तरह उन्हें युद्ध का रूप लेने से रोका। भारत के नेताओं ने हमेशा शीत युद्ध के दौर में दोनों गुटों के मध्य संवाद कराने का प्रयत्न किया। उदाहरण के लिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्य देशों को भी ऐसे कामों के लिए प्रोत्साहित किया। भारत ने भी सभी नव स्वतंत्र राष्ट्रों से बात की ताकि वे अमेरिका अथवा सोवियत संघ के खेमों में ना मिले। नेहरू जी ने भी परस्पर सहयोगी राष्ट्रों को आश्वासन दिया कि यदि वह शीत युद्ध को ख़त्म ना भी कर सके, परंतु उसकी जकड़ को ढीली अवश्य ही कर देंगे। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि गुटनिरपेक्षता भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता, किंतु फिर भी गुटनिरपेक्षता की नीति ने भारत का दो तरह से सहयोग किया। नंबर एक, पहली बात तो यह है कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हित साधन के फैसले ले सका। नंबर दो, दूसरे, यदि किसी स्थिति में एक महाशक्ति उसके खिलाफ भी हो जाए तो वह दूसरी महाशक्ति से सहयोग प्राप्त कर सकता है। अर्थात भारत को दोनों महाशक्तियों से सहयोग की ही आशा थी। अगर एक महाशक्ति उसकी अनदेखी भी कर देती है तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ खिसक जाता। कुछ कारणों से भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की आलोचना भी की गई, जो इस प्रकार हैं। नंबर एक, कुछ आलोचकों ने यह तर्क दिया कि भारत की गुटनिरपेक्षता नीति सिद्धांत विहीन है। भारत हित साधन के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रमुख फैसले लेने से बचता रहा है। नंबर दो, आलोचकों का यह भी तर्क है कि भारत अपने व्यवहार में स्थिर नहीं है, अर्थात उसकी कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ वह महाशक्तियों से दूर रहने की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ 1971 में स्वयं सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर करता है। भारत का दृष्टिकोण इस दिशा में यह था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक मदद की ज़रूरत थी। इस संधि से वह अमेरिका से भी अच्छे संबंध बनाने से पीछे नहीं हटता। अगली वीडियो में हम शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ के विघटन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।